S1। हाँ, इसका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था वो NS1 होता था। मतलब पहला तत्व है तो 1s1, दूसरा तत्व था तो आपका 2s1, तीसरे में 3s1, चौथे में 4s1। इस तरीके से इनका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 होता है। वो NS1 होता है। सर हमारे में वीडियो नहीं आ रहा, नेट का इशू है। क्या क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सर इसमें वीडियो नहीं आ रहा, ऑडियो भी फंस रही है, नेट का इशू है सर। अच्छा, स्पीड नहीं है यहाँ पे। क्या सबके में ये दिक्कत हो रही है? नहीं सर। नहीं सर, हमारे में दिक्कत हो रही है। तो तुम्हारा नेट का इशू है। नहीं, अगर सबके में होता तो मतलब यहाँ नेट का इशू था, है ना? अब सिर्फ तुम्हारे में हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ नेट का इशू है। हाँ। तो कोई बात नहीं, अगर किसी ना दिन दिक्कत ज्यादा हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगर ना सही चल रहा हो तो ये रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, आप बाद में इसको देख सकते हो। जी तो हाँ, इसका वीडियो देख लेंगे सर, इसमें वीडियो ही नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। हाँ, या बीच में चला के देखना, अगर सही चल जाए तो देखना। तो इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा है भौतिक, ठीक है, व आवर्ती गुणधर्म। तो सबसे पहले जो भौतिक गुण होते हैं, तो भौतिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लो। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहले तो इसकी अवस्था का अध्ययन करते हैं। अवस्था, है ना? अवस्था का क्या मतलब होता है? तो कोई भी अगर तत्व है या कोई भी पदार्थ है तो उसकी भौतिक अवस्था क्या है, मतलब वो ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। तो इसका अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है? भौतिक गुणों के अंतर्गत होता है। तो ये आपका अवस्था हो जाता है। अवस्था के बाद में हम जो दूसरा पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं कि इसका घनत्व क्या होता है ना? घनत्व का अध्ययन करते हैं। ठीक है, घनत्व के बाद में हम अध्ययन करते हैं आपका, अगर कोई सॉलिड है तो उसका गलनांक, और अगर कोई लिक्विड है तो इसका क्वथनांक, है ना? इनका अध्ययन हम किस में करते हैं? भौतिक गुण में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनका जो रंग होता है ना? गंध, स्वाद, ठीक है, तो इसका भी अध्ययन किस में किया जाता है? भौतिक गुण में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसकी विलेयता का अध्ययन करते हैं। विलेयता मतलब ये जल में विलेय है या किसी अन्य विलायक में विलेय है, तो इसकी विलेयता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये सब क्या होता है? भौतिक गुण होता है। तो भौतिक गुणों का अध्ययन करना है किसके? एस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्वों का, मतलब क्षार धातुओं का भौतिक गुणों के बारे में हमको अध्ययन करना है, पढ़ना है कि इसके कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो यही है, भौतिक अवस्था। पहला पॉइंट क्या है? भौतिक अवस्था। सर जी, विकृत गंधिता कैसा है, भौतिक है कि रासायनिक? विकृत गंधिता ये रासायनिक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है कि वो कंपाउंड परिवर्तित होने लगता है, दूसरे में परिवर्तित होने लगता है। हाँ, तो ये रासायनिक में चला जाएगा। ये भौतिक अवस्था। इसी में और भी कुछ अध्ययन करते हैं। मान लो अगर कोई ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार अगर देखा जा सके, या प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ अगर चला जाता है तो वहां पर एक शब्द जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक, है ना? तो ये अपवर्तनांक का भी अध्ययन इसी में करते हैं। ठीक है, तो ये भी अध्ययन इसी में किया जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब कोई पारदर्शी वस्तु हो। कैसी हो? पारदर्शी, मतलब जिसमें से प्रकाश आर पार निकल जाए, है ना? तो पारदर्शी वस्तुओं के लिए अपवर्तनांक होता है। तो ये भी आपके भौतिक गुण में ही आ जाता है। तो भौतिक अवस्था, है ना? तो भौतिक अवस्था, अच्छा, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो हमने आपको बताया था, इसमें आपका लिथियम होता है,
लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, फिर सीजियम होता है और इसके बाद होता है फ्रेंशियम। तो ये तत्व होते हैं, किसमें होते हैं, ये आपके क्षार धातुओं में होते हैं। तो ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी, क्या आवाज आ रही है? जी सर, आ रहे हैं क्लियर। अच्छा अच्छा, तो हम इसको बता देते हैं, ठीक है, और हम फोटो भेज देंगे तो वहां से नोट कर लेना, ठीक नहीं? ठीक रहेगा सर। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है कुछ नहीं, जैसे कोई टेक्निकल पॉइंट होता तो हम आपको बढ़िया से यहाँ समझाते, लेकिन यहाँ पर कोई जी टेक्निकल पॉइंट नहीं है, सीधे सीधे इसकी अवस्था के बारे में बताया गया है कि जैसे चांदी चमकती है, ठीक है, जी ऐसे ही जी ये जितनी भी क्षार धातुएं होती हैं ये चांदी के ही समान सफेद होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल चांदी के जैसे, जितनी चांदी चमकती है उतनी चमकेगी, लेकिन हाँ लगभग उसी के समान कैसी होती है, सफेद होती है, ठीक है, ये सभी क्षार धातुएं हैं। दूसरी चीज, ये मुलायम होती हैं, हल्की होती हैं। ये कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं और हल्की होती हैं, ठीक है। ये इतनी हल्की होती हैं कि सबसे पहली बात, ये हल्की होती हैं मतलब ये जो पानी है, पानी पर ये तैरती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, कि ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से आप काट सकते हो। चाकू से काटने का बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे आपने देखा है कि गुथा हुआ आटा, जब जो आटा होता है, आटा में जब आप पानी डालते हैं उसको गूंथ के जब वो तैयार हो जाता है तो उसी के जैसे ही मुलायम होती हैं, ठीक है, कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। बताओ समझ में आया ये? जी सर। हाँ, और इसमें क्या होता है, तो सभी क्षार धातुएं शुद्ध अवस्था में चांदी के समान सफेद, मुलायम तथा हल्की होती हैं। यद्यपि सीजियम का रंग हल्का सुनहरा होता है, ये तत्व अत्यधिक आघात वर्धनी है तथा तन्य होते हैं। इन तत्वों को काटने पर ये अत्यधिक चमकदार हो जाते हैं तथा वायु में खुला छोड़ने पर ये शीघ्रता से काले या मलिन पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके, कि जो वायु के संपर्क में जब आते हैं तो ये उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये इनकी जो ऊपरी सतह होती है वो मलिन पड़ जाती है, मतलब मैली हो जाती है, ठीक। दूसरी बात ये कि ये याद रखना कि ये चाहे क्षार धातुएं हो या क्षारीय मृदा धातुएं हो, इनको स्टोर करने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मतलब इनको अगर रखना है तो कहाँ रखा जाएगा, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसको केरोसिन ऑयल कहते हो, केरोसिन का तेल कहते हो, तो उसमें इनको रखा जाता है। पानी में इनको नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेती हैं। पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, क्षार बनाती हैं, इसीलिए तो इनको क्या बोलते हो, इसीलिए इनको क्षारीय धातुएं कहा अच्छा। जाता है ना। हाँ, तो इतनी बात समझ में आई भाई? जी सर। ठीक। अब देखो, जो सर ये इसमें पहला तन्यता पॉइंट है, का गुण भी कहा जाता है। हाँ हाँ, तन्यता, तन्यता का मतलब यही होता है, आघात वर्धनता और तन्यता, ठीक है। मतलब इनको जी पीट सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, पीट सकते जी हैं। ठीक। और तन्यता का मतलब ये है, ये बहुत ही मुलायम होती हैं, लेकिन फिर भी इनके तार, हालांकि मुलायम है तो उसके तार बनाने का कोई औचित्य नहीं है ना, क्योंकि वो आसानी जी से टूट जाए, वो आसानी से टूट जाएंगे। लेकिन चूंकि धातुएं हैं, और धातुओं में सबसे प्रबल धातुएं हैं, ठीक है। प्रबल का मतलब ये होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये विद्युत की बहुत ज्यादा सुचालक होती हैं, विद्युत की बहुत अधिक सुचालक होती हैं, ठीक है। तो इनमें आघात वर्धनता भी है और तन्यता भी है, तार बनाने की प्रोसेस भी हो सकती है। तो ये सभी चांदी के समान सफेद सफेद तथा मुलायम व हल्की हल्की धातुएं हैं, ठीक है। वायु के साथ या वायु के
संपर्क में आने पर ये मलिन, ठीक है, या काली कह दो या गंदी कह दो, है ना, धूमिल जिसको कहते हैं, पड़ जाती है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। इतना यही लिखना है आपको, भौतिक गुण लिखना है, भौतिक अवस्था, और ये इतना चीज लिखना है। वो तो हमने आपको समझा दिया कि भौतिक गुण में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ये हमने समझा दिया कि आखिर क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो ये आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम और फ्रेंसियम, ये सभी क्षार धातुएं हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। अब देखो अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं। ठीक है, अच्छा, एक चीज आप बताइए, जैसे ये जो आपका तत्व है लिथियम, ये लिथियम किस आवर्त में है? तो ये दूसरे आवर्त में है, क्योंकि इससे पहले जो आवर्त है वो कौन सा है? 1, और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। लेकिन ये हाइड्रोजन हमारा क्या है? हाइड्रोजन हमारा अधातु है, इसलिए इसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये आपका चौथा, ये पांचवा आवर्त है, ये आपका छठा आवर्त है, और ये जो आवर्त है वो सातवां है। ठीक है, मतलब जो हमारे तत्वों की शुरुआत होती है, किसी भी आवर्त का जो सबसे पहला तत्व होता है, पहले आवर्त को छोड़ करके दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवें, छठा, सातवां, है ना, इन सभी आवर्तों का जो पहला तत्व होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा क्षार धातु। ठीक है, तो यहां से ये भी एक पॉइंट बनेगा आपका कि आवर्त दो से 7 तक, आवर्त 2 से 7 तक के आवर्तों का सबसे प्रथम तत्व क्षार धातु होता है, क्षार धातु होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इनमें NS1, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, अतः इनकी परमाणु
व आयनिक त्रिज्याएं अपने आवर्त में स्थित अन्य तत्वों से अधिक होती ठीक है। देखो हमने आपको ये बताया था कि जो आपका परमाणु होता है उस परमाणु में एक होता है नाभिक। ये क्या होता है? नाभिक, जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनके बाहर ये आपके कोश होते हैं और इन कोशों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आपका नाभिक होता है, ये जो नाभिक होता है, ये नाभिक क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है और इसी को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इसी को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और इसको जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं, जेड इफेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, ZEFF। ये तो ये जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव, अगर ये जेड इफेक्टिव कम होगा, ठीक है, अगर ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को, अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को कम खींच रहा है, तो कम खींच रहा है मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि अगर ये कम खींच रहा है तो परमाणु का आकार बड़ा होगा। परमाणु का आकार बड़ा होगा मतलब उसकी त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। लेकिन अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा तो ये परमाणु हमारा सिकुड़ जाएगा। और जब ये परमाणु सिकुड़ जाएगा तो इसकी जो आयनिक त्रिज्या होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो जेड इफेक्टिव होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? परमाणु त्रिज्या के। परमाणु त्रिज्या। ठीक है, मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो परमाणु त्रिज्या कम, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो किसी भी आवर्त में, किसी भी आवर्त में, किसी भी आवर्त में सबसे पहला तत्व कौन सा होता है? लिथियम। ठीक है, दूसरे आवर्त का लिथियम, तीसरे आवर्त में सोडियम, चौथे आवर्त में पोटेशियम, पांचवें में रुबिडियम, छठे में सीजियम और सातवें में फ्रेंसियम। तो इनकी जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अन्य तत्वों की अपेक्षा बड़ी होती है। मतलब ये पहला तत्व लिथियम है, इसके इधर भी बहुत सारे तत्व आएंगे। ठीक है, ये सोडियम है, इसके इधर भी बहुत सारे तत्व आएंगे। और उन सभी में, अगर इन सभी में बात करें, दूसरे आवर्त में बात करें तो सबसे बड़ी त्रिज्या लिथियम की। अगर तीसरे आवर्त में बात करें तो सबसे बड़ी त्रिज्या सोडियम की। अगर चौथे आवर्त की बात करें तो सबसे बड़ी त्रिज्या पोटेशियम की होगी। ये बात समझ गए? जी सर। हाँ, अब देखो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। अब जरा देखो, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, देखो यहाँ पर अगर हम कहें लिथियम, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,1। और इसका 11 होता है तो इसका हो जाएगा 2,8,1। इसका 19 होता है तो इसका हो जाएगा 2,8,8,1। अब जरा इनके हम परमाणु आकार बनाते हैं। तो इसमें क्या हो गया? लिथियम, लिथियम का देखना, लिथियम का ये आपका हो गया नाभिक, ये हो गया
छोटा सा नाभिक। ये पहला कोश, कितने कोश होंगे, एक ये हो गया और एक ये, दो ही कोश है इसमें। तो ये पहला कोश हो गया और ये हमारा दूसरा कोश हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें 3 कोश हैं, 2, 8 और 1। तो ये 3 कोश हैं, के, एल और एम, है ना। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, के, ये एल और ये क्या है, एम, और इधर क्या है, एम। ये तो इस वाले में अगर सोडियम की बात करें तो 3 है, मतलब ये आपका नाभिक हो गया, ये पहला कोश हो गया, ये दूसरा कोश हो गया और ये तीसरा कोश हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन हो गया 2 पहले कोश में, दूसरे में 8, ये 8 हो गए और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम, ये हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये क्या है, वर्ग। और ये कौन सा वर्ग है, तो ये हमारा फर्स्ट ए वर्ग है ये। तो जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो ये देखो इसकी परमाणु त्रिज्या, इसका आकार क्या है, छोटा है। ठीक है, इसका आकार छोटा है, लेकिन जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो इसका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ रही है, कोष की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर, नीचे, ठीक है, जाने पर, नीचे जाने का मतलब क्या है, लिथियम से कहां तक, लिथियम से सीजियम तक डिनोट करना, लिथियम से सीजियम तक। हमने आपको पहले ही बताया था, है तो यहाँ पर कौन सा, फ्रेंसियम, यहाँ पर है कौन सा, फ्रेंसियम। लेकिन फ्रेंसियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए रेडियो एक्टिव होने के कारण जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो फ्रेंसियम को हम शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि वर्ग में नीचे जाने पर लिथियम से सीजियम तक, लिथियम से सीजियम तक वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही कि घट रही है, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही, बढ़ रही कि घट रही, जी घट रही है। घट कहाँ रही है, हा? ये ऊपर देखो, ऊपर ये इसका आकार हमको छोटा नहीं दिख रहा है, इसका आकार कैसा है, बड़ा है। जब हम और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोष कितने हैं, 3, लेकिन इसमें जब हम आएंगे तो कोष कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो आकार और बड़ा हो जाएगा। तो नीचे जाने पर क्या हो रहा है, त्रिज्या घट रही कि बढ़ रही है, सर जी बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही है ना। तो वर्ग में नीचे जाने पर Li से Cs तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लो, इतना जो है इसके साथ ले लो, चाहे नोट कर लो। मिटा दें इसको, जी सर। अनमोल चल रहा है तुम्हारे यहाँ, नहीं चल रहा है, डाटा वाटा खत्म कर डाले हो गए हमें लगता है। तो डाटा बचा है कि खर्च हो गया, अभी सर 50% खर्च हुआ, 50% बाकी। अच्छा अच्छा, मतलब इसका मतलब यही है कि तुम ही खर्च करते हो, तुम हो नहीं इस समय घर पर, इसीलिए ये बच गया है, हाँ? है तो सर। हाँ। तो अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो है कठोरता। ठीक है, कठोरता 2 चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो कठोरता डिपेंड करती है घनत्व पर, ठीक है, और एक हमारा होता है संसंजन बल।
एक क्या होता है, संसंजन बल या संसंजन ऊर्जा। सर जी आपने परमाणु त्रिज्या बता दी, आयनिक त्रिज्या नहीं बताई। जिस प्रकार से परमाणु त्रिज्याएं परिवर्तित होती हैं उसी प्रकार से आयनिक त्रिज्याएं परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या अगर ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही, बढ़ रही है, तो आयनिक त्रिज्या भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। ठीक है, ठीक बाकी आयनिक त्रिज्या और परमाणु अगर मूल मूल तत्व से हम कंपैरिजन करें, ठीक है, मूल मूल का मतलब होता है जैसे ये हो गया सोडियम, ये क्या हो गया, ये हमारा परमाणु हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया Na+, Na+, और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया धनायन, ये क्या हो गया, धनायन। तो अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो परमाणु की अपेक्षा जो धनायन होती है इसकी त्रिज्या कम होती है, इसकी त्रिज्या कम होती है, मतलब परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे नोट करके आप लिख भी सकते हो कि धनायन धनायन की धनायन की त्रिज्या त्रिज्या मूल परमाणु से कम होती है, जबकि 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 ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु से अधिक होती है। अधिक होती है। यहाँ पर होता क्या है कि ये जैसे आपका मूल परमाणु है और ये धनायन है, तो जब धनायन क्या होता है, धनायन में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अच्छा, नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी संख्या तो उतनी ही बनी रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो जो शेष इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं उनको नाभिक प्रबलता से अपनी तरफ खींचने लगता है, मतलब वहां पर जो जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ जाता है। और हमने कहा कि जेड इफेक्टिव और जो त्रिज्या है उसमें संबंध कैसा होता है, तो विपरीत संबंध होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। मतलब जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो कम हो जाएगी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन हो गया कम, न्यूट्रॉन प्रोटॉन उतने ही हैं, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को वो यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा, इसलिए वो जो परमाणु होगा वो सिकुड़ जाएगा और जिसके कारण उसकी जो त्रिज्या होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन यही चीज देखो क्या होता है, अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, तो ये परमाणु हो गया, और ये आपका यहाँ पर कैसा हो गया, O2-, ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया। मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है। ठीक है, और उस प्रतिकर्षण के स्वरूप इनका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है या ये फैल जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो ऋणायन की त्रिज्या होती है वो मूल परमाणु से बड़ी होती है। अगर हम पूछे O की त्रिज्या बड़ी होगी या O2- की बड़ी होगी, तो क्या हो जाएगा, O2- की त्रिज्या बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण शेष इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी तरफ तेजी से खींचने लगता है, जिसके कारण उसकी त्रिज्या सिकुड़ जाती है, आकार सिकुड़ जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगी। तो धनायन की त्रिज्या मूल परमाणु से हमेशा कम होती है, लेकिन ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु से अधिक होती है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये बता भी चुके हैं वहां पर जो आपका, हाँ, आवर्तिता करके जो लेशन है उसमें ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो इसके साथ ले लो इसका, फिर आगे
कठोरता में क्या होता है, हमने बताया कि ये बहुत ही मुलायम होती है, मतलब इनकी कठोरता कम होती है, ये कम कठोर होती हैं, ये मुलायम अधिक होती हैं। ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि गीली मिट्टी है ना, उसको चाकू से काटा जा सकता है, उसी प्रकार से ये होती हैं। आप देखो यहाँ पर हमने कहा कि ये दो कारण होते हैं, एक तो कठोरता का कारण है घनत्व, और दूसरा जो है वो संसंजन बल या संसंजन ऊर्जा है, ठीक है। तो इनकी जो संसंजन ऊर्जा होती है वो भी कम होती है, और इनका जो घनत्व होता है वो भी कम होता है, इसलिए इनकी कठोरता कम होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्षाल धातुएं मुलायम होती हैं, ठीक है। पहली बात तो क्षार धातुएं कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। लेकिन इसमें आप जानते हैं सबसे ऊपर क्या होता है, लिथियम होता है, और नीचे क्या होता है, सीजियम होता है। तो लिथियम से सीजियम मतलब CS तक इनकी इनकी कठोरता इनकी कठोरता लिथियम से सीजियम तक इनकी कठोरता घटती है घटती है क्योंकि क्योंकि संसंजन ऊर्जा का मान संसंजन ऊर्जा का मान घटता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक जो कठोर होगा वो कौन सा होगा, लिथियम, है ना। लिथियम अधिक कठोर होगा, सबसे अधिक कठोर सबसे अधिक कठोर कौन सा होगा, लिथियम। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे इसके लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, फिर रोबिडियम, और उसके बाद सीजियम, ठीक है। तो ये कठोरता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, और सबसे कम कठोर होगा कौन, सीजियम। तो सीजियम सबसे कम कठोर, ठीक है। तो सीजियम सबसे कम कठोर होगा। समझ गए भाई इसको। संसंजन ऊर्जा क्या होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, संसंजन और आसंजन बल, एक ही प्रकार के जो अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको संसंजन कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के अणुओं के मतलब दो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य जो बल लगता है आकर्षण का, उसको हम कहते हैं आसंजन बल। तो इसमें क्या होता है कि संसंजन बल जो होता है वो संसंजन बल का मान कम होता है, जिसके कारण ये मुलायम होते हैं, मतलब कठोर नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम तुलना करें, सभी मुलायम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम तुलना करें तो तुलनात्मक दृष्टि से सबसे कठोर कौन सा होगा, इनमें से सबसे कठोर कौन सा होगा, लिथियम, और सबसे कम कठोर कौन सा होगा, तो सीजियम, ठीक है। क्योंकि नीचे जाने पर इनकी संसंजन ऊर्जा का मान घटता है। हाँ बोलो भाई, समझ में आ गया ये पॉइंट। जी अच्छा जी सर। ठीक है, तो नोट कर लो इसको।
ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है, वो है घनत्व। ठीक है, तो वैसे भी आप जानते हैं कि इनका घनत्व क्या होता है। घनत्व अभी हमने बताया कि घनत्व जितना ही क्या होगा, घनत्व जितना ही कम होगा, ठीक है, वो तत्व उतना ही हल्का होगा। जिसका घनत्व जितना कम वो उतना ही हल्का होता है, घनत्व ज्यादा होता है तो वो भारी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका जो घनत्व होता है, क्षार धातुओं के, क्षार धातुओं के घनत्व बहुत कम होते हैं, ठीक है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम है नेट में। हाँ, जिसके कारण ये हल्की होती हैं, हल्की होती हैं। ठीक है, बस यही पॉइंट करा दें, फिर कल कराएंगे। हल्की होती हैं, इनमें लिथियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, के, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये जल से भी हल्की होती है। अब ये आप समझ लीजिए कि जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो सभी चीजें पानी पर तैरती रहेंगी, ठीक है, और घनत्व पानी से अधिक होगा तो वो नीचे डूब जाएंगे। तो इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। दूसरी चीज एक और याद रखेंगे आप कि लिथियम से सीजियम तक इनका घनत्व बढ़ता है। क्या हो जाएगा भाई, घनत्व बढ़ता है। लिथियम से सीजियम तक इनका घनत्व बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखेंगे, लेकिन पोटेशियम के आकार में अधिक परिवर्तन न होने के कारण के मतलब पोटेशियम का घनत्व सोडियम मतलब Na से कम होता है। ठीक है, मतलब ये हम देखेंगे कि इनका घनत्व तो कम तो वैसे होता ही है, जिसके कारण ये हल्की होती है। लेकिन लिथियम से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं सीजियम तक तो इनका घनत्व बढ़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि पोटेशियम के आकार में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए पोटेशियम का जो घनत्व होता है वो सोडियम से कम होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप इसमें याद रखेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको, और आज की क्लास फिर यहीं तक रखेंगे। नेट का ज्यादा इशू हो रहा है, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। सर ये शहनवाज कौन है, शहनवाज? शहनवाज ये नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा। ठीक है,
ये हाँ। तिकोनिया साइड का। हाँ, तो वो आया था, तो उससे हमने कहा कि फर्स्ट ईयर का भी कवर करना है तो साथ ही में कवर कर ले, ठंडक भी होता है, आने जाने में दिक्कत है। संडे संडे को तो बुलाएंगे, तो सर हम संडे लोग को आप लोग भी पेपर सॉल्व कर लेना प्रीवियस ईयर नीट के। कौन सी क्लास में है ये? ये इनका इंटर हो चुका है, बताया ना, नीट की ये फार्मेसी कर चुके हैं, बी फार्मा कर चुके हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं कर रहा हूँ इंटर तो। हाँ, हाँ सर। ठीक है फिर। हाँ, ठीक है फिर गगन, ठीक सर, नमस्ते। नमस्ते।